नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2024-25 का जो जारी किया है उसमें क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ का जिसका कोड 041 होता है सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम पार्ट सी की बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 to 31 होता है। ये 3 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन। आइए सवाल की तरफ चले। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी। ये क्रमशः मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो प्रूफ दैट ए एफ बी डी यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है और साथ ही इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, सिमिलरिटी प्रूफ करना है। ए बी सी डी ई एफ में बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि एफ बी डी और डी ई एफ जो है समरूप हैं और डी ई एफ ए बी सी के समरूप हैं, ये भी दिखाना है। तो आइए बात करें। देखें त्रिभुज में ये आपको दिया हुआ मध्य बिंदु है। हम जानते हैं जो कि मध्य बिंदु को मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होता है। तो उसका यूज करें तो क्या हो जाएगा, एफ ई जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा बी सी के एंड एफ ई बराबर में जो हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। और ये भी मिड पॉइंट है तो बराबर में बी, हमें कहीं काम आगे पड़ेगा, बी डी बराबर में सी डी लिख लें। इसी प्रकार ये भी मिड पॉइंट है डी, तो डी ई पैरेलल हो जाएगा ए बी के और डी ई बराबर में हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी बराबर में जो हो जाएगा ये एफ बी बराबर में ए बी और एंड ये भी आपने ये निकाल लिया, ये भी इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पे इसका यूज करें, एफ डी पैरेलल हो जाएगा ए सी के। तो एफ डी बराबर में हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी बराबर में ए ई बराबर में सी ई। ये हो गया। अब आइए, ये हमने जानकारी जो दिया था उसके आधार पर हमने कर लिया बात। अब चलते हैं जो ट्रायंगल दिया हुआ है। अब जो ट्रायंगल की बात किया गया है उस ट्रायंगल पे चलते हैं। ट्रायंगल इस ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल एफ बी डी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में देखिए, आपने देखा जो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो होगा पूरे का हाफ है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम डी ई अपॉन में, इधर एफ बी डी का लिखें तो एफ बी डी का हम लिखेंगे तो एफ बी अपॉन में डी ई। दोनों तो बराबर ही है, ये और ये बराबर हमने किया था। देखिए यहाँ पे एफ बी बराबर में डी ई लिखा था तो 1:1 हो जाएगा, 1:1। ये 1:1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं दूसरे साइड में ई एफ। तो एफ बी में इसमें ई एफ जो होगा इसके बराबर होगा तो हम लिखेंगे बी डी। तो इधर के लिए बी डी और उसके लिए ई एफ बराबर हो जाएगा एफ डी अपॉन में एफ डी। ये तो कॉमन है, ये भी 1:1 हो जाएगा क्योंकि हमने बी डी निकाला है। बी डी बराबर में देखिए ई एफ हमने लिखा है, बी डी बराबर में ई एफ या एफ ई हमने लिखा था। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एफ बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाय एस 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 रूल। एक तो हो गया। अब दूसरा कह रहा हमें एफ डी ई एफ और ए बी सी में, डी ई एफ एंड ए बी सी में चलते हैं। यहाँ भी देखिए डी ई और इसके लिए डी ई जो देखिए कहाँ पे है, ये है डी ई और उसका ये
जो पार्ट है ये क्या है, डबल है। डी ई अपॉन में ए बी बराबर में डी ई क्या था, इसका हाफ था, तो ये 1/2 ए बी हो जाएगा और अपॉन में ए बी, तो ये तो कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसी पर ऐसे ही ये तो इसके लिए था, ऐसे ही इससे इसी तरह ये और इसका होगा, तो लिखेंगे एफ डी अपॉन में ए सी बराबर में ये ई एफ अपॉन में बी सी, ई एफ अपॉन में बी सी। तो ये भी ट्रेंगल डी ई एफ जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल ए बी सी के बाय एस रूल से। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल है, इन ट्रेंगल ए बी सी पी एंड पी क्यू क्रम से ए बी ए सी पर स्थित बिंदु है जिससे पी क्यू बी सी के समांतर है। यानी इन ट्रेंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट द मीडियन ए डी, यानी ये मीडियन है। मीडियन क्या होता है, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन होता है, कह रहा है उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित करता है। तो आइए पहले चले इन ट्रेंगल ए पी आर एंड ट्रेंगल बी डी सी ए बी डी तो ये सिमिलर हो जाएगा, ये बराबर में ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, पी आर पैरेलल टू बी डी, क्योंकि ये पूरा पैरेलल दिया हो तो इसका आधा ले रहे तो ये भी पैरेलल हो जाएगा बी डी। तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन में ए बी बराबर में पी आर अपॉन में बी डी हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा हम चलते हैं इस साइड वाले ट्रेंगल में। सिमिलरली इन ट्रेंगल ए आर क्यू और एंड ए डी सी, उसमें भी हो जाएगा ए क्यू अपॉन में ए सी, ए क्यू अपॉन में ए सी बराबर में आर सी अपॉन में डी सी, आर क्यू अपॉन में सी डी। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी। तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, तो क्या हो जाएगा, उसमें हम ये अपॉन में ये पूरा हम लिख सकते हैं, ए पी अपॉन में पी बी इजकल टू ए क्यू अपॉन में ए सी लिख सकते हैं। ये तीसरा हो गया। तो ये देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, हम ए पी अपॉन में पी बी क्यू जो है किसके बराबर लिखा है, पी आर अपॉन में बी डी, पी आर अपॉन में बी डी, और ए क्यू अपॉन में क्यू सी क्या है, आर क्यू अपॉन में सी डी। और ये तो मिड पॉइंट है, तो ये जो ये भी बी डी इजकल टू सी डी इजकल टू बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर अपॉन में बी डी बराबर में आर क्यू अपॉन में बी डी। ये कट जाएगा, लिख सकते हैं बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो पी आर इजकल टू आर क्यू हो गया, पी आर इजकल टू आर क्यू। तो यानी क्या हो गया, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। यानी ए सी जो है, ए सी हैंस ए सी बाइसेक्ट ए डी बाइसेक्ट पी क्यू, यही प्रूव करना था, यह प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40, फाइंड द नंबर्स। यानी कह रहा है जो कि दो संख्याओं का योग 18 है और उसके व्युत्क्रमों का योग 9/40 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल है द सम ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड रेसिप्रोकल इज 9/40, देन फाइंड द नंबर। तो हम मान लेते हैं, माना कि एक संख्या
एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, दोनों का जोड़ आपको दिया हुआ है 18 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 18 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दूसरा क्या कह रहा है? रेसिप्रोकल का सम यानी उसके व्युत्क्रम का सम यानी 1/x प्लस 1/18 माइनस एक्स इजकल टू 9/40। अब आइए इसको सॉल्व करें। एलसीएम लेंगे तो x इंटू 18 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 18 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर में 9/40। ये तो कट गया। अब हमारे पास आ जाएगा 18 को 40 से करेंगे गुना, 40 इंटू 18 बराबर में 9 इंटू यह हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 9 से ये भी कट जाएगा, तो आ गया 80 बराबर में 18x माइनस एक्स स्क्वायर। इस सबको इधर ले आए तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 80 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो टी निकाल के करें या स्प्लिट टर्म करके भी कर सकते। इसको गुणा करेंगे तो ए बराबर में 1, बी बराबर में -18, सी बराबर में 80 हुआ। तो इस तरह से ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और इसका फैक्टर होगा 1 80 यानी 1 80 जा होता है, 2 40 जा 80 होता है, 4 10 जा 80 होता है, 4 20 जा होगा, फिर 8 10 जा होगा। तो इसमें से एक ही पेयर ऐसा है जिसका सम ये आएगा 18 आएगा -18। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 18 इजकल टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 10 और यहाँ पे -8 कॉमन, तो x माइनस 10 इजकल टू 0। तो इस तरह से x आया x माइनस 8 और x माइनस 10 इजकल टू 0। तो x की वैल्यू x बराबर में 8, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या x बराबर में 10 हो गया। जब x बराबर में जब x बराबर में 8 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 18 माइनस एक्स था, तो ये 18 माइनस 8 बराबर में 10, यानी 8 और दूसरी 10। जब x बराबर में 10 हो तो दूसरी संख्या हो जाएगी 18 माइनस एक्स बराबर में 18 माइनस 10 इजकल टू 8, अर्थात दोनों में एक ही आया। तो x बराबर में 10 या 8 दो हो सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 या मतलब संख्याएं क्रमशः 10 और 8 है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज और पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 देन फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोज आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी अल्फा बीटा इसके शून्यक है दिया हुआ, तो यहाँ पे स्क्वायर है जिसके शून्य, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो वो ऐसा इक्वेशन निकालना है। तो पहले यहाँ पे देखिए इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा -b/a होता है, तो -5/6 यानी 5/6, और अल्फ़ा बीटा बराबर में c/a 1 यानी 1/6। अब हमें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है, और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। पहले ये निकालें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा, तो ये बराबर में होगा, या तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये दिया हुआ है 5/6 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा यानी 1/6, 2 इंटू 1/6, तो ये कट करके 1/3 हो गया। इस तरह से या यहाँ पे छोड़ भी देते तो ये हो जाएगा 25, ये बराबर में था, ये 25/36 माइनस में 1/3 आ जाएगी, ये इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बराबर में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। हम एलसीएम लेंगे तो ये, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36 और
ये तो 25 रहा, और इसमें से 12 या 36 होता है, 12 आ जाएगा, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा 13/36 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो हमें पॉलिनोमियल जब याद करना है तो पॉलिनोमियल के लिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसके बदले हम 13/36 लिख सकते हैं, तो 13/36 एक्स। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर भी यही है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 13/36 एक्स, और प्लस में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपने 1/6 लिखा है यहाँ पे, देखिए 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/36। तो इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, या तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो 36 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स और प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल निकल गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। यानी इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें आइडेंटिटीज लगानी होगी। आप जानते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस ए माइनस सॉरी ये प्लस में लिखे ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये यूज होगा, तो यहाँ पे लिखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है का स्क्वायर प्लस सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पे कोई नहीं, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर में 2 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है, ये यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो लिखे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर में सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 2, और ये इसका वैल्यू 1 होता है इंटू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 में से 1 गया तो 1। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। यही प्रूव करना था, प्रूव जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट्स हैंड इन 35 मिनट्स। यानी एक दीवार घड़ी का मिनट का सुई 18 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट के सुई द्वारा 35 मिनट में वर्णित घड़ी के मुख का क्षेत्रफल यानी जो एरिया जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल बनाना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जो ये आपको घड़ी है, घड़ी में कह रहा है जो कि 35 मिनट में यहाँ से लेके 35 मिनट में जो आप जानते 35 मिनट में जो एंगल बनेगा, कितने एंगल बनेगा ये निकालना है 35 मिनट में। तो इस तरह से 35 मिनट में जो एंगल बनेगा वो एंगल निकालना है, और फिर आपको ये एरिया कितना कवर करेगा वो लिखना है। तो ये जानते हैं जो कि इसको कई तरीके से बना सकते हैं हम। सीधे 35 मिनट में मिनट सुई द्वारा घेरा क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे, यदि आप जानते हैं जो कि 35 मिनट होता है, और वैसे जो है एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है, 60 मिनट लगता है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं 35/60 इंटू पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। पाई यानी 22/7 और आर 18 गुने 18 ये निकाल सकते हैं, या थीटा/360 यदि निकालेंगे तो ये आपको पता है जो कि थीटा 1 मिनट में जो 6 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस तरह से 35 को 6 से गुना कर दे तो 360 इतने डिग्री का या तो इससे बना ले या फिर इससे भी बना सकते हैं।
तो इस तरह से 7 पंचे 35, 5 हो गया, 12 पंचे 60, और ये एक 11, और ये हो जाएगा 6, 6 त्रिक 18। तो अब 18 त्रिक 54 को 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 594 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इसी में, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ, यानी ये एक कोड है, और ए ओ बी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ ए ओ इजकल टू 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, यानी इसका एरिया निकालना है। देखिए ये 60 डिग्री है, और आपको पता है ये और ये भी इक्वल एंगल है, इक्वल साइड है, तो इक्वल एंगल बनेगा। तो 2x बराबर में 180 120 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑल एंगल 60 डिग्री का होगा। ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट बराबर में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसका यूज करें तो देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया यदि हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360, यानी यहाँ पे थीटा तो 60 डिग्री है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7, और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है, आर की वैल्यू यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो 14 गुने 14, और माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4, और साइड स्क्वायर 14 गुने 14। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा ये 11 और ये 3। अब 14 गुने 14 कॉमन ले ले, 14 का स्क्वायर। इधर से बचेगा 11/21, 7 3 जा 21, और माइनस में √3/4, ये कॉमन लेंगे तो 14 गुने 14, और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और 44, और माइनस 21√3। या तो ये लंबा हो जाएगा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही इसी को आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 196, और 44, और माइनस 21, और इंटू आपको दिया हुआ 1.73, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 1.73 √3 का वैल्यू। तो 1.73 और 84, जब हम 196 और ये हो जाएगा 44, और माइनस 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 1.73 से तो ये आ जाएगा 36.33, और ये 84 था। अब तो देखिए ये 14 से कट सकता है, 14 चक 84 होता है, और 14 यहाँ पे 3 से भी कट सकता, और भी कट सकता है 2 से, तो ये 3 बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा। इधर से हम 7/3 कॉमन ले लें, और यहाँ पे देखें 44 में से ये गया तो ये हो जाएगा 7 कर ले, और ये हो जाएगा 30, मतलब ये 3 बचेगा, 3 में से 6 गया तो ये 7.67 बचा, और फिर ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 17.89 आएगा इसमें आंसर। ये लगभग ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आइए करें, लिखे, माना कि या लेट √3 इज एन रैशनल नंबर। तो √3 रैशनल नंबर है, फिर मानेंगे लेट √3 इजकल टू p/q, वेयर p और q
इज नॉट इक्वल टू 0 आर को प्राइम इंटीजर। अब क्या होगा, √3 बराबर में p/q हो गया। अब इस तरह से √3q बराबर में p हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों ओर वर्क करने पर तो ये हो जाएगा 3q² बराबर में p²। इसको इक्वेशन 1 समझ लें। इसका मतलब क्या हुआ, p² जो है किसी संख्या के 3 गुने के बराबर है, तो यानी p² डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर p जो है p भी 3 से विभाजित होगा। लेट p इजकल टू 3r, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम चलते हैं, क्या हो जाएगा, 3q² बराबर में 3r का होल स्क्वायर बराबर में 9r²। ये 3 से यहाँ पे कट जाएगा, तो q² बराबर में 3r², यानी क्या हो जाएगा, q² जो हो जाएगा किसी संख्या के 3 गुने के स्क्वायर के बराबर है, तो q² डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर q डिविजिबल बाई 3। हमने कहा था जो कि दोनों को प्राइम इंटीजर है, यानी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ p डिविजिबल बाई 3 था और q भी डिविजिबल बाई 3 हो गया। जो विरोधाभास है यह विच इज कंट्राडिक्टिंग, यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव करना था। यह था पार्ट सी का आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।